हाय एवरीवन, मेरा नाम निशा दास है और आज मैं आप सबके साथ अपना कोविड रिकवरी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी ये सारी चीज़ें फॉलो करें और जल्द से जल्द अपना कोविड ठीक कर लें। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मुझे ये जो इन्फेक्शन है ये घर बैठे बैठे ही हुआ है। मुझे इन्फेक्शन होने से 2-3 हफ्ता या ये कह लीजिए कि 1 महीने तक मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ। बट हाँ, मैं अपने बिल्डिंग के नीचे वॉक करने ज़रूर जाया करती थी, तो हो सकता है कि उसी दौरान मुझे किसी न किसी से ये इन्फेक्शन हो गया है। सेकंड, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मुझे इनिशियली जो है जो सिम्टम्स मुझे दिखाई दिए थे वो था स्नीजिंग एंड कोल्ड। 26 अप्रैल को मुझे बहुत स्नीजिंग एंड कोल्ड हुआ था एंड मुझे लगा था कि ये नॉर्मल स्नीजिंग एंड कोल्ड है। बट 28 अप्रैल को जब मैं उठी तो मेरा टेस्ट एंड स्मेल भी जा चुका था, स्पेशली द स्मेल। मुझे कुछ भी स्मेल नहीं आ रहा था। तब मुझे क्लिक हुआ कि शायद ये कोविड हो सकता है एंड मैं इमीडिएटली डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने सिम्टम्स जानकर कहा कि ये कोविड के ही लक्षण है, तो बेटर आप कोविड का टेस्ट करा लीजिए। उसी दौरान मैंने कोविड का टेस्ट कराया एंड इमीडिएटली 28 से ही मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया था अपने बाकी फैमिली मेंबर्स से। 30 अप्रैल को मेरा कोविड टेस्ट आया रिपोर्ट एंड वो रिपोर्ट पॉजिटिव निकला एंड उसके बाद मैंने अपने सारे फैमिली मेंबर्स का भी टेस्ट करा लिया था, जिसके बाद रिजल्ट आने के बाद मेरी जो सिस्टर है उनका भी पॉजिटिव निकला। तो हमारे घर पे 4 मेंबर्स अडल्ट है और एक छोटा बेबी है मेरा जो कि 1 साल का है। उसमें से हम दोनों को, मुझे और मेरी सिस्टर को कोविड पॉजिटिव निकला और मेरी बाकी फैमिली मेंबर्स कोविड नेगेटिव थे। सो फ्रेंड्स, जो सिम्टम्स होते हैं कोविड के वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में सब आ जाए। मुझे हर एक अलग अलग दिन में कुछ अलग अलग नया सिम्टम्स आता था। जैसे इनिशियल 2-3 दिन में मुझे बहुत स्नीजिंग एंड कोल्ड था, उसके बाद मुझे थोड़ा फीवरिश आने लगा, फिर मेरा हेडेक भी बढ़ने लगा एंड एक दिन के लिए मुझे थोड़े मोशंस भी हुए थे। तो अलग अलग दिन में अलग अलग सिम्टम्स होते रहते थे एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है उस वक्त जब आपके न्यू सिम्टम्स आने लगे आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर कीजिए। उनको आप टाइमली इन्फॉर्म कीजिए कि आपके क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, ताकि वो आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपको मेडिसिन दे सके, जो कि मैंने बखूबी किया था मेरे लिए और मेरी सिस्टर के लिए, हम दोनों के लिए। सेकेंड थिंग, मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि अगर कोई भी आज की तारीख में आपको सिम्टम आते हैं, हेडेक, बॉडी पेन, स्नीजिंग, कोल्ड, फीवर, एनीथिंग, प्लीज़ इस चीज़ को निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि हाई चांसेस है कि आज की तारीख में वो कोविड हो सकता है। एंड जितना जल्दी आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेंगे उतना ही आपका रिकवर होने का चांसेस ज़्यादा होता है एंड आप ये भी इंश्योर कर पाएंगे कि आप अपने फैमिली मेंबर्स में वो स्प्रेड ना करो। तो फ्रेंड्स, एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आपको कोई भी सिम्टम्स दिखता है प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए एंड खुद को आइसोलेट कर दीजिए बाकी फैमिली मेंबर्स से, ताकि आप दूसरों को इन्फेक्ट ना करो। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप जैसे ही कोविड पॉजिटिव होते हो या आप अगर कोविड पॉजिटिव नहीं भी हो, आपके लिए बेसिक हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हर जगह पे हम आज के तारीख में हमें पता है हमें हैंड वॉश करना है 20 सेकेंड्स के लिए, या तो हमें हमेशा अपना हाथ सैनिटाइज करना है। हमें ये समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि हैंड वॉश इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये कोविड जो है ये आपके जो नोज एंड माउथ से निकले हुए जो ड्रॉपलेट्स है उसके थ्रू स्प्रेड होता है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में हम हमारा हाथ हमारे नाक या मुंह में हमेशा लगाते ही है। तो इसीलिए अपना हैंड वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, जो कि N95 मास्क ही होना चाहिए अगर आप कोविड पॉजिटिव हो और आपके आसपास कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो। ओके, एंड थर्ड थिंग जो मैं किया करती थी एज अ हाइजीन, मैं रेगुलर बेसिस पे अपना बेडशीट चेंज कर लिया करती थी। ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बट ये मेरा इनोवेटिव थिंग बोलो या मेरा हाइजीन फंडा बोलो कि मैं रोज अपना बेडशीट चेंज करती थी एंड दिन में कम से कम 2 बार अपने कपड़े भी चेंज किया करती थी। तो ये बेसिक हाइजीन हम मेंटेन करते थे ड्यूरिंग द कोविड फेज जो हम अभी गुजरे हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं एक मदर हूँ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड की, और मैं एक लैक्टेटिंग मदर हूँ। मेरी बेबी अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग है। मैं ये सारे मदर्स को बताना चाहूंगी कि अगर आप कोविड पॉजिटिव भी हो, अपने बेबी को फीड करना आप बंद मत कीजिए। पैनिक में आके हो सकता है कि आप ये डिसीजन ले लो कि शायद मैं अगर मेरी बेबी को मिल्क पिलाऊं तो उसको भी कोविड हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, आपके बेबी के लिए आपका मिल्क एक वरदान है, वो एक गोल्डन लिक्विड है। सो प्लीज एंश्योर कीजिए कि अगर आपको कोविड है भी तो भी आप अपने बेबी को मिल्क देते रहिए। इससे ये फायदा होगा कि आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज बिल्ड हो रहे हैं वो एंटीबॉडीज आपके बेबी में भी जाएगा, क्योंकि आज के तारीख में बेबी को और कोई ये नहीं है। एंड WHO के रिसर्च में भी ये पाया गया है, सारे डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, इवन इन कोविड, ये क्लियरली मेंशन किया है कि ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रहना चाहिए। तो प्लीज ये मेंटेन कीजिए। बट इसका एक आप जो प्रिकॉशंस है वो ले सकते हो। जब आप ब्रेस्ट फीड करो, प्लीज एंश्योर करो कि आपका हाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी ओपन पार्ट है आपका, वो आप सैनिटाइज कर लो। मैं अपना गर्दन भी सैनिटाइज कर देती थी, क्योंकि बेबी का हाथ हमेशा मेरे गर्दन पे या मेरे बॉडी पार्ट्स में पड़ता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं डबल मास्क पहन के अपने बेबी को फीड करती थी, ताकि कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से मेरा बेबी इन्फेक्ट ना हो जाए उस चीज पे। ओके। इसके अलावा जो मैं मेंटेन करती थी, वो रेगुलर बेसिस पे अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैं दिन में 2 बार हल्दी दूध पिया करती थी और कम से कम 3 बार काढ़ा लिया करती थी। काढ़ा के लिए आपके पास बहुत सारे वीडियोस होंगे जो आप चेक कर सकते हो, जिसमें आप सारे जो हमारे गरम मसाले हैं वो डाल सकते हो। अदरक, हल्दी प्लस हनी, ये सारी चीजें आप डाल के काढ़ा बना सकते हो, जो आपके थ्रोट के लिए भी बहुत सूदिंग होता है एंड आपको रिकवर करने में भी बहुत मदद करता है। काफी जगह पे हमने ये भी सुना है कि स्टीम लेना बहुत अच्छा होता है, बट स्टीम का एक नेगेटिव बेनिफिट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अगर आप स्टीम लेते हो और वो स्टीम अगर आपके घर में घूमता है, अगर वो आपका दरवाजा लॉक नहीं है, अगर आप बाहर कहीं पे वो स्टीम का हवा जाता है, तो वो स्टीम वायरस को फैला सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल। अगर आप स्टीम ले रहे हो तो इंश्योर करो कि आप अपने रूम में पैक्ड हो और वो रूम में फिर कोई नहीं आ रहा है फॉर नेक्स्ट 1 और 2 आवर्स, ताकि वो जो स्टीम का वायरस अगर वो हवा में घूम रहा है तो वो किसी और को इन्फेक्ट ना करे। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस करती थी, जिसके वजह से मेरा जो इम्यून सिस्टम है वो बेटर हुआ करता था। मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो आप जो अपना ब्रीथ है वो एकदम अंदर लीजिए और धीरे से वो छोड़िए, इस तरीके से। इस एक्सरसाइज को आप 10 बार कर सकते हो। उसके बाद आप ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हो, जहाँ पे आप अपना नाक, एक उंगली से अपना नाक होल्ड करोगे और फिर ऑक्सीजन छोड़ोगे, इस तरीके से। तो ये भी एक्सरसाइज आप 10 टाइम्स कर सकते हो। उसके बाद आप ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हो, जहाँ पे आप गर्दन नीचे करते हो, नीचे से ऊपर की ओर जाते वक्त आप ऑक्सीजन लेते हो और ऊपर से नीचे की ओर आते वक्त आप ऑक्सीजन छोड़ते हो, इस तरीके से। इसके बाद आप ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हो, जहां आपके जो हैंड्स है ये साइड में होंगे और आप ऑक्सीजन अंदर लेते वक्त धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर ले जाएंगे और जब हाथ नीचे करेंगे तो आप ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेंगे, इस तरीके से। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपने शोल्डर्स ऊपर और नीचे कर सकते हो, प्लस इस तरीके से भी कर सकते हो। ये आपके जो लंग्स है उसको ओपन अप करने में हेल्प करते हैं। और जो लास्ट एक्सरसाइज है वो ये होगा कि आप ब्रीथ इन करोगे और आप जब ब्रीथ आउट करोगे तब ओमकार गाओगे, इस तरीके से।
ये वाला भी जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, ये आप 10 टाइम्स कर सकते हो और ये सारे जो सेट्स ऑफ एक्सरसाइजेज है आप दिन में कम से कम 2 बार कीजिए। इससे आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, जो SpO2 है, जिसको हम हमेशा बोलते हैं कि मॉनिटर करना चाहिए दिन में कम से कम 3 बार, और जिसका लेवल 95 के ऊपर होना चाहिए, ये आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करने में मदद करेगा और आपका इम्यूनिटी भी इम्प्रूव करेगा। तो प्लीज ये सारे एक्सरसाइजेज ट्राई कीजिए आप। इनमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हार्डली 10 या 15 मिनट्स के एक्सरसाइजेज है, तो प्लीज इंश्योर कीजिए। और जिनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कतें होती है, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आप लोग ये भी कोशिश कीजिए कि आप जब रात में सोते हो तो आप उल्टे पेट के बल आप सोए, ना कि सीधा सोए। तो इससे भी आपके लंग्स में, सारा लंग्स में ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता है एंड आपका जो ऑक्सीजन SpO2 लेवल है वो भी बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा कोविड रिकवरी का एक्सपीरियंस एंड कुछ टेक्निक्स जो आप यूज कर सकते हो अपने कोविड से जल्द रिकवर करने में। मुझे जो कोविड के सिम्टम्स थे वो हार्डली 5 से 6 दिन थे और उसके बाद मैं कम्प्लीटली नॉर्मल फील कर रही थी। हाँ, थोड़ा वीकनेस था बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी चला गया। आज मेरा 14th डे है फाइनली एंड मैं अपना होम आइसोलेशन कल ब्रेक करने वाली हूँ एंड मैं कम्प्लीटली रिकवर्ड फील कर रही हूँ फ्रेंड्स। अपार्ट फ्रॉम जो भी चीजें मैंने आपको बताया, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका माइंड का पॉजिटिव रहना। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये हर एक डॉक्टर भी कहता है और साइंस भी मानता है कि कोई भी चीज आपको सिर्फ तभी इफेक्ट कर सकती है या इम्पैक्ट कर सकती है जब आप उस चीज को इम्पैक्ट करने दो। अगर आप वो चीज को इम्पैक्ट नहीं करने दोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अपना माइंड का जो पॉजिटिविटी है उसको आप मत खोना, वो बहुत ही जरूरी है। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना। ये कभी मत सोचना कि मुझे कोविड हो गया है, पैनिक हो जाओगे आप, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। प्लीज बी श्योर कि आपको कुछ नहीं होगा। आप पॉजिटिव रही है और उसको जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे आप। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। जो भी आप पॉजिटिव केसेस हो, जो भी आप लोग कोविड पॉजिटिव हो, प्लीज अपने आप को जल्द से जल्द ठीक कर लीजिए। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। एंड वन मोर थिंग, जो लोग कोविड पॉजिटिव हो और जिनके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुका है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लाज्मा डोनेट कीजिए। आपका ये डोनेशन काफी लोगों की जान बचा सकता है। So thank you everyone, thank you for listening. Take care of yourself and your family and I really hope आप जल्द से जल्द रिकवर हो जाए जो भी ये वीडियो सुन रहे हो। Take care everyone, thank you so much.